नमस्कार। नमस्कार, मैं निर्मला सिंह हियर। दीदी, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आपके साथ से एक साक्षात्कार किया जाए और जो रचनाएं आपने प्रस्तुत की हैं उन रचनाओं की खोजबीन की जाए कि कैसे हुई। जरूर जरूर, मैं तैयार हूँ। तो दोस्तों, जब हमारी पहली मुलाकात निर्मला जी से हुई थी तो वो कविताएं लिखती थी, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कविताएं लिखती थी। दो प्रकार से ये कविताएं वो लिखती थी। पहला पेंटिंग के रूप में, बड़ी बड़ी कलात्मक पेंटिंग का भंडार कहना चाहिए, कोश एक कहना चाहिए, बना रखा है दीदी ने। और दूसरा उनके शब्दों की अभिव्यक्ति पे। ऐसा बहुत कम मिलता है कि शब्दकार भी हो और कलाकार भी हो। तो इसलिए मैं काफी समय से निर्मला जी से समय लेने की कोशिश कर रहा था, जो मुझे आज प्राप्त हो गया। तो स्वागत है दीदी हमारे इस बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इस छोटे से कार्यक्रम में हम जानना चाहेंगे कि आपने ये यात्राएं कैसे पूरी की। तो दोनों पर ही हम बात करते हुए चलेंगे, जरूर जरूर, प्रिंटेड में और साथ में आपके पेंटेड में। हाँ हाँ जरूर, वो तो दोनों जुड़वा हैं। जुड़वा है। तो पहला सवाल यही है कि ये दोनों जुड़वा पैदा हुई या एक के बाद एक? कैसे आपको ये सारा जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, जो प्राप्त हुई और कैसे आपने इसमें अपनी यात्रा शुरू की? मेरी यात्रा अनवरत रही और डांट खाने से शुरू हुई। अच्छा। मैं 10 साल की थी तब मैंने अपनी पहली कविता लिखी और उसको उल्टा करके अपनी स्टडी टेबल पे रख दिया। अच्छा। बस उसके ऊपर पेपर वेट नहीं रखा था। तो हमारे फादर आए तो वो मेरी टेबल जमाते थे। तो उन्होंने देखा कि ये पन्ना क्या है इसमें, तो उसमें एक कविता लिखी थी। तो मुझे बहुत डांट पड़ी कि पढ़ाई वढ़ाई करती नहीं, कविताएं लिखती रहती हो। मैंने कहा था कि गणित पूरा करके रखना, तो तुमने ये क्या लिखा है? तो मैं बहुत रोई वोई, सब कुछ हुआ जैसा बच्चे करते हैं। अरे बहुत छोटी थी, लेकिन वो दिन पहला दिन है जब मुझे फिर उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, कविता अच्छी है लेकिन पढ़ाई के बाद लिखना चाहिए। तो पहला, जैसे कहते हैं ना कि ठप्पा लग गया, वो 10 साल की उम्र में लगा। उसके बाद तो यात्रा अनवरत चली रही है। तो शुरू कहाँ से हुई, कविता से या पेंटिंग से? नहीं, शुरू तो कविता से हुई। कविताएं लिखती थी मैं। जब मैं 9th क्लास में थी तो हमारे जो स्कूल की मैगजीन थी उसकी मैं सह संपादक थी। फिर उसके बाद जब मैं 11वीं क्लास में आई तो अपनी स्कूल की मैगजीन की मैं संपादक थी। अरे वाह। फिर ऐसी यात्रा चलती रही, कविताएं तो लिखती रही और वाहवाही अड़ोस पड़ोस में, डांट भी खाती रही, पढ़ती नहीं है, ये है दुनिया भर की बातें। और माँ तो बहुत डांटती थी, लेकिन मैं लिखती रही चोरी से चुपचाप। उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो थोड़ा सा और बड़ा वो मिला मुझे, जिसको कहते हैं कैनवस। हाँ, बड़ा आकाश मिला। तो कवि सम्मेलन होते रहते थे। अब तक मेरे ऊपर ना सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, यूनिवर्सिटी कैंपस में हम रहते थे, सारे टीचर्स सारे यूनिवर्सिटी में, सब घर के लोग, सब चाचा लोग। और सबसे ज्यादा प्रभाव मुझे पड़ा है, वो थे प्रोफेसर प्रेम शंकर। वो हिंदी विभाग के थे। उसके बाद आए प्रोफेसर गोविंद द्विवेदी, जिन्होंने मुझे खींचा कि नहीं, अब आप आगे आइए, जब कवि सम्मेलन हम लोग यूनिवर्सिटी में करते हैं तो आपको भाग लेना है। तो मैं उनसे कहती थी कि भैया पापा जी परमिशन नहीं देंगे तो मांग लेना उनसे। तो खैर वो भी जुड़ाव शुरू हो गया। फिर हमारे नेबर थे डॉक्टर राम रतन भटनागर,
हिंदी विभाग के। जी जी जी। और वो, उनको चाचा जी कहते थे, वो उनसे बहुत परिवार की तरह थे। वो मुझे बहुत सराहना थी उनकी तरफ से मुझे। फिर दूसरे सबसे सबसे ज्यादा प्रभाव तो असल में भवानी प्रसाद मिश्रा जी का था। उन्हें मैं कक्का जी कहती थी। वो हमारे शहर के ही थे, नरसिंहपुर के। जी और मेरे पति एयरफोर्स में थे उन दिनों, हम लोग हिंडन में पोस्टेड थे। तो कक्का जी गांधी स्मारक निधि के वहां उनका घर था। और उनकी जो बेटी थी नंदी जी, वो सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। तो वो हमारे मम्मी पापा उनके लोकल गार्जियन होते थे। तो यहाँ फिर हम लोग बहुत जाते थे उनके पास, और उनको मैं कविताएं भी सुनाती थी, और वो उत्साहवर्धन भी करते थे। सबसे बड़ी चीज तो ये, बहुत सही। वो ये कहती थी, चाहे कुछ भी, कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, कविता लिखना कभी मत छोड़ना। बहुत सुंदर। तो इसी, यही सब चलता रहा चलता रहा। अच्छा, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जब मैं एमए में थी, तो डॉक्टर विजय चौहान, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र थे, दूसरे पुत्र थे। और ये मेरी सुभद्रा कुमारी चौहान मेरी सास की सगी बुआ थी। तो वो एक पारिवारिक उस तरह की चीज हो गई थी। तो उन्होंने एक पोइट्री क्लब शुरू किया सागर विश्वविद्यालय में। तो उसमें फिर रेगुलर मंथली मीटिंग्स होती थी, तो मुझे बुलाया जाता था और मैं जाती थी। और भैया क्या बताऊं, मैं जाती तो थी, पर हमारे पेरेंट्स सोचते थे कि भैया हमारी लड़की बहुत अच्छी है देखने में, तो कहीं कहीं कुछ हो ना जाए। कहीं तो वो खोना खुद जाकर बड़ा जाते न थे। ले जाए। हाँ, वो खुद जाते, या वो किसी को भेजते थे मेरे साथ, या वो खुद जाते थे और जी। बैठे बैठे बोर होते रहते थे। लेकिन मैंने तो तब जाना कि वो उन्हें कितना अच्छा लगता है। शादी के बाद एक बार मेरी मम्मी की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, 2 साल के बाद ही मेरी शादी के। तो उन्होंने कहाँ छोड़ा था हमने पता नहीं। आप, मेरी, हाँ, आपको एक घटना सुना रही थी। हाँ, ये घटना ये सुना रहे थे कि मेरी शादी हो गई थी, फिर मैं तो चली गई, मेरे पति एयरफोर्स ऑफिसर थे। और मम्मी की डेथ बहुत जल्दी हो गई, 2 साल बाद ही। तो जब मैं उसके बाद घर गई, तो पापा जी ने एक फाइल मुझे दी कि देखो बेटा, इसमें तुम्हारी कुछ है कहानियां, कविताएं, देखो तुम्हें चाहिए हो, नहीं तो हटा दे। उन्होंने सारी इकट्ठी करके एक फाइल बना के रखी हुई थी, और उसमें मेरी न जाने कितनी कविताएं थी। तो वो दिन मुझे मिला। फिर धीरे से बोले, वो तो साइंस वाले थे, फार्मास्यूटिकल साइंसेस के हेड थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम लिखती हो, अच्छा लिखती हो, कभी लिखना मत छोड़ना। और ये चीज मुझे कक्का जी ने, भवानी प्रसाद मिश्रा ने भी यही बोला था कि बेटा तुम अच्छा लिखती हो, लिखना मत छोड़ना। तो फिर जब सराहना मिलने लगी तो मैं खूब लिखने लगी, लेकिन पत्रिकाओं में छपने लगी, और काफी, हर कवि सम्मेलन में बुलाया जाता, पर वो भी वो जो यूनिवर्सिटी में हो और जो कहीं बाहर ना हो। तो चलता रहा। वो दौर ही ऐसा था कि लड़कियों को अकेले कहीं नहीं भेजा जाता था। उसके बाद तो ये यात्रा अनंत रही, और फिर सब कुछ चलता रहा। और फिर बच्चे हुए, हम लोग हर साल ये कोई कोर्स क्वालिफाई कर लेते थे, और फिर पोस्टिंग हो जाती थी। तो भागते दौड़ते रहे। पर जब इन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया, पेंशनेबल होते ही, तब मैं पेंटिंग से जुड़ी, करती थी पर सीरियसली नहीं करती थी। फिर मैंने पेंटिंग और कविता और चित्र के का समन्वय शुरू किया, और मैगजीन्स में छपती रहती थी। लेकिन वो यात्रा बिल्कुल फर्क थी। और एक ऐसी विधा में मैंने पेंटिंग शुरू की, एनकॉस्टिक, जो अब भी ओरिजिनल तरीके से हिंदू भारतवर्ष में इक्के दुक्के लोग ही करते हैं। तो मुझे उसकी वजह से बहुत सारी सफलताएं मिली। सेंट्रल कल्चर मिनिस्ट्री में ने मुझे स्पॉन्सर करा। फिर मेरे सारे ललित इंडिया भर में सारी कल्चर सेंटर्स में मेरे शोज हुए। तो कविताएं तो होती थी, हर शो में करीब 80 कविताएं होती थी पेंटिंग्स के साथ, और हर बार नई। तो इस तरह यात्रा चलना शुरू हो गई, चलती रही। तो उसमें संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि आपकी प्रेरणा का स्रोत और आपको उत्साहवर्धन करवाने वाले
भवानी प्रसाद जी रहे, और भवानी प्रसाद जी और पिताजी ने अप्रत्यक्ष पापा। रूप से जो है ना आपको सपोर्ट किया। हाँ बिल्कुल सपोर्ट किया। और राम दुलारे वाजपेयी जी भी सराहते थे, पर चूंकि बहुत वृद्ध थे वो उस समय, तो उनकी वो मुझे सलाह तो क्या मतलब, मुझे वो ज्यादा करते थे, गुस्सा आता था मुझे उनके ऊपर कि तुम जरा शुद्ध हिंदी लिखो, तुम कैसा लिखती हो, अच्छा लिखती हो, पर इसको परिष्कृत हिंदी में लिखो, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन विजय चौहान ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, और उनकी वजह से ही आज मैं इस पटल पे हूँ, यहाँ खड़ी हूँ। नहीं नहीं, यहाँ तो आप अपने कर्मठता और अपने कार्य कृतित्व के कारण यहाँ हैं आप। नहीं नहीं, अगर सराहना ना मिले ना, और शुरू में ही कविताएं फाड़ के फेंक दी जाए, या अरे क्या ये तो रंगती रहे, ऐसा हुआ ना। मैंने 3 साल 5 साल मैंने वीमेंस पॉलिटेक्निक में पढ़ाया, और पेंटिंग है, ड्राइंग है, और बहुत सारी चीजें। तो उनके पेरेंट्स आते थे कि मैडम ये पूरे समय पेंट करती रहती हैं, ये पढ़ती लिखती नहीं है, इनको आप उतना ही पढ़ाइए जितना कि कोर्स में है। तो अब आप बताइए। अब ये भी मैं 1 मिनट लूंगा, वैसे मुझे नहीं आना चाहिए इस विषय पर। हाँ बताइए। मैं तो ये कहूंगा कि आपके जो पिताश्री थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने आपकी संभाल करके कविताएं रखी और आपको हाँ अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल। प्रेरित किया कि आप लिखते रहे। हाँ इसमें कोई शक नहीं। मेरे साथ इसका उल्टा था। हाँ मेरे साथ उल्टा ये था कि मेरे पिताश्री को कविता लिखने से बड़ा गुस्सा आता था। हाँ। तो और मैं उस समय 16 साल का था, बीकॉम में पढ़ता था, तो कहे पढ़ाई करने का अलावा तुम सब कुछ करते हो। हाँ। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, मेरा एक झोला जो था, बैग जो था, वो हाथ पड़ गया। उन्होंने सारी की सारी जो मेरी रचना कर्म था उसको उठा हाँ। के आंगन में रखा, उसमें मिट्टी का तेल डाला और जला दिया। अरे बाबा, अरे बाबा, रोए नहीं आप? रो नहीं सकते थे, नहीं तो पिटाई भी हो सकती थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो बात है। हम उससे अवसादग्रस्त नहीं हुए, हमने उसको चैलेंज के तौर पर लिया और 78 किताबें छाप डाली। अरे आपने तो कमाल किया है। तो दोनों ही प्रभाव हो हमारे सकते हैं, साथ मैं कहना चाहता था। नहीं, ये देर आयत दुरुस्त आयत जरूर है, लेकिन अब मेरी जो रचनाशीलता है उसका क्रेडिट तो जाता है पतिदेव को। ठीक दाल बात। रोटी भी दे दूं, खिचड़ी भी दे दूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खा लेंगे सब, और तो, तुम अपना काम करो। तो तो ये भी बहुत बड़ी चीज होती बहुत बड़ी चीज है, नहीं तो सहारा और सपोर्ट ना मिले तो फिर करना मुश्किल हो जाता है। है। हाँ बहुत बहुत मुश्किल होता है। अब मैं कहानियों की किताब लिख रही हूँ पहले, उसके बाद नहीं, क्योंकि बहुत। इसके पहले एक सवाल दीदी हाँ ये आ रहा बताइए। है कि हाँ एक तो पेंटिंग में आपने अपना हाथ डाला और कविता में हाथ डाला, तो और कौन कौन सी विधाओं में अब तक आप हाथ डाल चुके हैं? नहीं, मेन तो मेरा यही था, पेंटिंग और ये। और मैं टेक्सटाइल डिजाइनर भी हूँ, मैंने फुल कोर्स करा है उसका। तो कई बार मैंने, पर वो भी तो टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी तो एक पेंटिंग ही टाइप हो जाती है, पहले ठीक पेंट बात। करो, उसके बाद वो वीविंग में डलवाओ, ये सब कुछ। पर ये मुख्य तो यही रही। और वैसे मुझे पूरा परिवार सुपर शेफ कहता है। अरे वाह, पाक शास्त्र में भी पारंगत है आप, बहुत सुंदर। सुपर शेफ, और अचार बनाने में, क्योंकि मैं करीब सीजन में 18-20 किलो आम का अचार बनाती हूँ, और सबकी बुकिंग रहती है, बेटी की, बेटे की, देवर जी की, सबकी। तो तो वर्तमान में कविता और पेंटिंग और अन्य विधाओं के साथ साथ आपका सबसे रुचिकर क्या चल रहा है? मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, सिर्फ आजकल मैं एक टीवी देख रही हूँ, एक शो देखती हूँ 7 से 7:30, और वो ऐतिहासिक उस पे है, तो बस वो देखती हूँ, और उसके अलावा कुछ। वो मेरा तो पूरा ही टाइम इसी पढ़ने वढ़ने में निकल जाता है, पढ़ना है, या सर्वेंट नहीं रखी अभी तक मैंने, मारे डर के, कोरोना के डर के, तो मैं काम भी करती हूँ सारे। और डाइनिंग टेबल हमारी स्टडी टेबल बन गई है, उस पे बिखरे पन्ने, डायरियां और लेखन, इसके अलावा कुछ नहीं। कविता और कहानी में आपने चुनाव किसका किया और कैसे किया, किस कारण से किया? मैं कहानियां
कविताओं से पहले तो मैंने कहानियां लिखी अपने विद्यार्थी जीवन में, जी क्योंकि कहानियां छपती भी थी, कविताएं कम छपती थी, जी और सराहना कविताओं की से ज्यादा कहानियों की होती है। तो मैंने बहुत लिखी। फिर वो एयरफोर्स वाली जिंदगी में सब काफी चीजें पीछे छूट गई, बच्चों के साथ व्यस्त भी हो गए, इधर उधर पोस्टिंग्स भी रहती रही, तो वो जी एक कठिन दौर था। लेकिन जब स्थायित्व मिला, तब फिर मैंने अपना जो पैशन है, जिसको कहें कि अपनी जो सबसे बड़ी वो है इच्छा कि मुझे ये करना है, तो वो शुरू हो गया। और फिर कविताओं के बाद जब ये जंगल कॉटेज लिखना शुरू किया, उपन्यास, इसने मुझे बहुत आत्मिक सुख दिया। हाँ, और काफी इतना, चर्चित है आपका ये जंगल कॉटेज उपन्यास। हाँ, चर्चित है। मेरे पास रोज समीक्षाएं आ रही हैं, रोज फोन आ रहे हैं। बस सबका यही कहना है कि आपने इतना एब्रप्टली इसको क्यों खत्म किया। तो मैंने कहा नहीं, अब वो हो गया, बहुत लंबा हो रहा था तो वो हो गया बस। तो फिर सबने हमसे अब ये कहना शुरू किया कि इसका जंगल कॉटेज 2 आना चाहिए। हाँ, सीख। तो वो बाद में पहले एक कहानियों की कहानी संग्रह खत्म कर लूं, उसके बाद जंगल कॉटेज 2 पे काम करना शुरू करूं। एक्चुअली नाम भी आपने रखा ना, जंगल कॉटेज, हम्म। और वो बिल्कुल शहर में रहने वालों को ना वो जंगल की पसंद तो है ही ना। उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसमें जंगल तो है ही नहीं। मैंने कहा भैया, भूमिका पढ़ी नहीं आपने कि लोगों के मनों में जो बीहड़ उगते हैं वो जंगल ही होते हैं, ठीक बात है। और कॉटेज होता है उसका दिल। तो ये समझिए ना उसको थोड़ा सा। तो काफी लोग तो समझे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पहला उपन्यास इतना चर्चित, 5 स्टार रेटिंग पे चल रहा है। वेरी गुड। ये सब आपका सहयोग है। कितनी बार उसको एडिट किया, कितनी बार गया, पर आपने कभी वो नहीं किया, मतलब जो नहीं किया आपने बराबर कर दिया हमेशा। देखिए, अच्छे काम को तो प्रकाशित होना ही चाहिए। हाँ, पता, तब तो ये नहीं पता था ना कि अच्छा काम है कि नहीं है। आपके आपके उपन्यास पर वापस आएंगे, इसके पहले कुछ जी, और चीजें डिस्कस हाँ, जरूर करते हैं। जरूर जरूर। हमें ये जानने का मन था कि इतने व्यापक रचना संसार में आप हम्म। किन किन कृतियों का उल्लेख करना चाहेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है या विशिष्ट, जो मैंने पढ़ी जो आपने उसमें लिखी। अच्छा, अरे अब क्या बताएं। एक मेरी बहुत प्रिय कविता है, आहटों के आईने में वक्त की परछाइयां। ये मेरी बहुत प्रिय कविता है। अक्ष कुछ धुंधले हुए हैं, नक्श कुछ ढीले हुए हैं, पर बची स्वरों की शहनाइयां हैं। आहटों के आईने में वक्त की परछाइयां। बहुत सुंदर। असल में मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मुझे अपनी कविताएं याद नहीं। मुझे भी। हाँ, तेरा तो याद है, उसके बाद याद ही नहीं रहती, क्या बताया जाए। अब वो उम्र का तकाजा है या जो भी है, सब। आहटों के आईने में वक्त की परछाइयां हैं, अक्स कुछ धुंधला गए हैं, नक्श कुछ गहरा गए हैं, पर बची स्वरों की शहनाइयां। वो सारे बीते लम्हे आंखों के आगे धुंधलाए, कोहरे से छाए, फिर पेड़ की छाल से परत दर परत उतरते चले गए। फिर मन में उभरे सारे रंग, किसी रंग ने बाह पकड़कर मुझे झंझोड़ा, किसी रंग ने खुशबू का फव्वारा छोड़ा। कोई रंग सुना गया बिसरी बात पुरानी, कोई रंग पढ़ा गया रंगों भरी कहानी। किसी रंग ने करी ठिठोली, कोई रंग मना गया होली और दिवाली। भोर से पहले नदी में तैरते पत्तों के दोनों में रखे कार्तिक पूर्णिमा के कच्चे घी भरे दिए, पिघले सोने सी बही परछाइयां, भोर होते ही बिखरी चटक उदास, मछलियों संग तैरी पानी पर शंख ध्वनियां, सोने सी बही रोशनियां, आहटों के आईने वक्त की परछाइयां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ ऐसे ही बस लिखते रहते हैं। कैसे चुनती हैं आप ये विषय वस्तु? अपने आप आता है वो तो, ईश्वर प्रदत्त। और अगर उस वक्त नोट ना करो तो फिर वो उड़ जाता है।
इसमें तो कोई शक ही नहीं। आपने जंगल काटेज जो लिखा, वो जी आप बता रहे हैं कि आपका पहला उपन्यास है, हाँ। तो इसकी पृष्ठभूमि या इसकी विषय कैसे आपके जहन में आई? किसी घटना से संबंधित है या सामाजिक परिवेश से संबंधित है या काल्पनिक? नहीं, सामाजिक परिवेश से भी नहीं, घटना से ही है थोड़ा सा। हमारी जो बड़ी माँ है, मतलब ताई जी, जी। वो बहुत बड़े जमींदार परिवार की बेटी हैं, थी, अब तो नहीं है। और कुछ इसी तरह की पृष्ठभूमि उनके परिवार में रही, लेकिन इसको तो खैर हमने थोड़ा ड्रामेटाइज कर दिया, इतना नहीं था। लेकिन शुरू में मैं जब सोचने बैठी तो मुझे याद आया कि अरे बड़ी माँ के मायके में इसी तरह की चीज हुई थी और वो हम लिख सकते हैं। फिर मुझे अपनी चाची याद आई, उनकी जो राजकुमारियों की कहानियां होती थी, और वो इतना ज्यादा उसमें सब वर्णन होता था राज परिवारों का, वो भी राज परिवार से थी। और ये बड़ी माँ और चाची, ये दो लोगों ने, क्योंकि मम्मी तो बहुत डांटती रहती थी, फालतू लिखती रहती है, ये है वो है, पढ़ना नहीं, ये नहीं वो नहीं, पर उन दोनों का प्रभाव मेरे ऊपर है बचपन से, क्योंकि मैं रही अपनी दादी के यहाँ। नरसिंहपुर के हैं हम लोग, हमारे पिताजी तो सागर में थे, सागर विश्वविद्यालय में थे। पर हमारे यहाँ लड़कियां, हम लोग 13 भाई बहन है, पापा के 5 भाइयों में, और 3 बहनें और 10 भाई। तो हमारी दादी हमें वहां से, स्कूल बिल्कुल सामने था, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल, तो बंगले की गार्डन पार करा और स्कूल की बाउंड्री आ जाती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, वहां सागर में बहुत दूर है, नरसिंहपुर में ही पढ़ेगी। तो मैं 8वीं क्लास तक वहीं रही, नरसिंहपुर में। और इन्हीं लोगों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। हाँ। कहानी कैसे बोलना, कैसे कहना, वो तो चाची से बड़ा कोई नहीं जान सकता। तो ये सब चीजें घर करती गई, और फिर वो रूप रंग बदलते गए, वो अपना अपने रूप में ढलती रही। अचानक ही ख्याल जंगल आया। कॉटेज की जो कथा है, जी। वो आप स्पष्ट तौर पर वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई महसूस करती हैं, जिसमें कुछ ड्रामेटाइजेशन है, ऐसा नहीं, देखिए ऐसा ऐसा है, नहीं, जंगल कॉटेज में रियलिस्टिक तो कुछ भी नहीं है, जैसे कि कहीं हुआ हो या ऐसा कुछ नहीं। ये सारी मेरी कल्पना है। कल्पना है। लेकिन क्या होता है कि जब आप सुनते हैं ना पुरानी बातें, तो वो दिमाग में घर कर जाती है। ठीक बात। और उसके आधार पे वो अपने आप, मैंने कुछ उसमें कोशिश नहीं की, ये तो मैं कसम से कह सकती हूँ, मेरे मन में ये अपने आप सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप उतरती चली गई कि इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, और मैं लिखती चली गई, बस ऐसे ही आया वो। तो इस रचना के लिखने में आपको किस प्रकार के तत्व, मूल तत्व जो है ना, आपने ध्यान में दिए या आपके दिमाग में आए या जिनसे आप प्रभावित हुए? सबसे पहले तो जो रमन, रेवती रमन सिंह, ये मैंने इसको राजपूती परिवेश में उतारा, वो इसलिए कि मैं हम लोग राजपूत हैं, हम लोग उस तरह के परिवारों से जुड़े रहे, तो बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं, तो मुझे उसमें कुछ नया नहीं करना पड़ा, सब जैसे लगा देखा सुना भाला है। और जब रमन के विषय में सोचा तो ये तो पूर्ण रूप से काल्पनिक है, क्योंकि मैं एक ऐसा कैरेक्टर गढ़ना चाहती थी जो सब दुविधाएं झेल के भी, और वो सर्वोत्तम, अपने आप को उच्च शिखर पे बैठा ले। अब वो पढ़ाई करता था, ट्यूशन कर करके हर जगह क्वालिफाई किया उसने, और उसका दोस्त मैं लेके आई, क्योंकि ऐसे दोस्त होते हैं, आज भी होते हैं, क्योंकि मेरी भी एक ऐसी दोस्त है। जी। तो जिसने उसको सपोर्ट करा, जिसने उसका सब काम करा, और ये लड़का मेहनती था। और सबसे बड़ा इनके पिताजी का जो स्ट्रिक्ट अनुशासन, जी। वो बहुत बड़ी चीज थी। बच्चे अनुशासन में थे, अपने आप सब काम करते रहे, और जिंदगी पन्ना दर पन्ना ऐसे इस किताब की जिंदगी रफ्तार पकड़ती रही। बहुत सही। तो ये जो काल्पनिक आपने विषय वस्तु उठाई जंगल कॉटेज में, जी। तो इसमें जो पात्र आपने इंट्रोड्यूस किए, क्या चरित्रगत या वास्तविकतागत कोई वास्तविक जीवन से पात्र उठा,
और आपके यहाँ परिमार्जित होकर के प्रयोग में हो गया, या पात्र भी उतने ही काल्पनिक थे? नहीं, मेरे पात्र सारे काल्पनिक हैं, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए हमने तो उम्मीद नहीं की थी कि ये इतनी फेमस हो जाएगी ये किताब, लेकिन मुझे तब भी लगा कि कोई भी पात्र वास्तविक जीवन से नहीं उठाना है, क्योंकि किसी ने जोड़ लिया अपने आप को उससे, और उसका इंटरप्रिटेशन कैसा होगा ये मैं तो नहीं जानती ना। ठीक बात। इसलिए मैंने सारे पात्र सारे के सारे काल्पनिक हैं, और वो जुड़ते चले, एक जैसे कहते हैं ना स्टोरी लाइन, क्योंकि मैंने इस तरह के परिवार देखे। और मेरी जो दादी थी वो बहुत शिक्षित घराने की बेटी थी, डॉक्टर सारी हरि सिंह गौर की भतीजी थी, और उस तरह के वातावरण से आई थी। और हमारे जो दादाजी थे वो उस समय कलेक्टर थे, सिविल सर्विसेज से थे, जबकि अंग्रेज ही अंग्रेज हुआ करते थे। और दादी जो थी वो पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जो कमांड उन्होंने की पूरे, तो इसमें मैं दादी का कैरेक्टर डालना, पहले मैंने सोचा कि दादी का कैरेक्टर मैं कहीं ढालूं, पर ऐसा नहीं, क्योंकि वो इतनी हठीली महिला थी कि जब वो उन्होंने घर छोड़ा तो उन्होंने कुछ नहीं, वो सीधे चली आई उठ के, और अपने दम पे उन्होंने सबको सेट किया। उसमें कहीं थोड़ा सा मेरी दादी झलकी कैरेक्टर वाइज, अदरवाइज नहीं, जी। सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं। तो कहीं ना आप कहीं आपके कई कवि काव्य संकलन भी प्रकाशित हुए हैं, और ये नावल भी प्रकाशित हुआ है, जी और आपका प्रकाशन भावों का, अभिव्यक्तियों का पेंटिंग में भी हुआ है। हम किस रचना को आप सर्वश्रेष्ठ मानती हैं, वो मैं जान सकता हूँ क्या? किस रचना माने कविता? कविता या कहानी, जिसमें भी आप सर्वश्रेष्ठ, अगर आपके सारा रखा हो करके, सारा रहा, तो आप टोटल, क्या हाँ सब बताएंगे? कुछ रखा जाए। आप भैया ऐसा है, कविताएं जो हैं वो मेरी जान है, क्योंकि उसमें खुद मैं बस जाती हूँ तब मैं कविताएं लिखती हूँ, वो मन से उतरती हैं। जी। लेकिन कविता बहुत क्षणिक होती है और उसमें पूरा जीवन नहीं समाता। बहुत सी कविताएं हैं उनमें तो हमारा जीवन समा जाता है, लेकिन पूरा जीवन नहीं समाता कविता में। कविता तो एक छोटा सा अंश होती है। अंश। लेकिन ये जो उपन्यास है जंगल कॉटेज, वो उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ये मेरे अंदर तक समा गया है। वाह, बहुत बढ़िया। और जो जंगल कॉटेज 2 में लिखूंगी वो 10 साल बाद की कहानी होगी, और वो इससे कहीं ज्यादा ग्रिपिंग होगा, क्योंकि अनुभव भी एक चीज होती है, प्लस जो समीक्षाएं पढ़ी उनको देख के मुझे लगा लोगों ने उसमें कुछ गलतियां भी बताई कि आपको ये करना था, वो करना था। लेकिन अब फ्लो में जब हम होते हैं तो जो भाव आया वो लिखा। हाँ, और फ्लो तो वैसे ही चलता है। अब एक प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि आप मायके से तो साहित्य प्रभावित रिश्तेदारी या परिवेश देखा, जी जब आप ससुराल आई तो वहां तो कानूनी माहौल था, एक विधिवेत्ता अधिवक्ता के घर में आप आई, तो उसका प्रभाव कितना पड़ा? और दूसरा, आपके पति महोदय वायु सेना में थे, तो उसका प्रभाव पड़ा, या उन दोनों में खिंचाव हुआ, या दोनों के बीच संतुलन नहीं, बैठाने मैं में बताती हूँ, परेशानी हुई? ये जो है ना, मुझे एक कवयित्री का वास्तविक रूप देना, ये तो मेरी सासू माँ का काम है। वाह, वेरी गुड। अम्मा, हम लोग कहीं भी रहे, अम्मा कहती थी उस समय रवि की जो पे आती थी कट पिट के, वो करीब 400 रुपए आती थी, 450 रुपए। और अम्मा का ये कहना था, अम्मा खुद बड़ी विदुषी महिला थी, वो उन्होंने LLB हॉस्टल में BHU से उन्होंने फिर लॉ करा उन्होंने। उस जमाने में तो बहुत कम लेडीज उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में LLB करती थी, और वो हमसे कहती थी कि निर्मला तुम अच्छा लिखती हो, लिखती रहा करो। और फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, हर सोमवार को मुझे तुम्हारी एक कविता मिलनी चाहिए, इंग्लैंड लेटर पे कुछ मत लिखो, सिर्फ कविता लिखो और पोस्ट कर दो। ये तो अद्भुत अद्भुत प्रेरणा। मैं आपको इससे आगे और अद्भुत बताती हूँ।
उन्होंने, फिर मैं बड़ी अच्छा, फिर लिखो कर दो वो तो ठीक है, अब बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाए तो वो हर काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो अच्छा, उनका जवाब आता था, उनको मिलती थी उन दिनों, 3 दिन में चिट्ठी पहुंच जाती थी और उनका हाँ, जवाब भी आ जाता था। और एक सफेद लिफाफा उन्होंने बनाया था मेरे नाम का, हर कविता पे वो 100 रुपए का नोट उसके अंदर डाल देते, अच्छा, वो मेरे लिए जमा हो जाता था। अच्छा, उस जमाने में अच्छा, जिस महीने में 5 सोमवार पड़ते थे, तो उस महीने 5 पड़ते थे, तो उस बार मुझे 500 रुपए मिल जाते थे, रवि की तनख्वाह से भी ज्यादा मिलते थे। और जब मैं जाती थी गर्मियों की छुट्टियां, जब भी इनको छुट्टी मिलती थी, तो एनुअल लीव पे, तो वो लिफाफा, अच्छा नोट भी इतने बड़े बड़े होते थे, वो 10 का ही इतना बड़ा होता था, 100 का तो बहुत जी बड़ा जी। होता था। तो वो पूरा बड़ा लिफाफा भरा होता था। और उसको उसको सबसे पहले तो मैं देखती थी, मैं छाती से लगाती थी, मैं चूमती थी, फिर अम्मा के पांव पड़ती थी। मैं ये होता है मैं प्रोत्साहन। विभूत हूँ ये जान करके, क्योंकि आजकल प्रकाशक तो पैसे देते नहीं, लेकिन आपकी अम्मा ने, अम्मा पैसे देती हाँ, हैं। अम्मा पैसे देती थी। हम्म। अम्मा ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दी, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये आपसे थोड़ा, आप बहुत चर्चा में रहती हैं, बड़ा लंबा आपका नेटवर्क है, सर्किल है दोस्तों का, हम्म जो जिनमें से कुछ लोग तो निरंतर पाठक ही हैं। हम्म। इन सब चीजों के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है कि पाठकों की रुचि कम क्यों हुई है? लेखकों के द्वारा काफी कुछ लिखा जा रहा है, फिर भी उतना पाठक वृंद सामने नहीं आ रहा। क्या विचार है इस विषय में आपके? मुझे ऐसा लगता है, जो मैं कविताएं लिखती हूँ, जो मेरी मेरी थोड़ी सी ट्रेडिशनल कविता है, या जो कविता ऐसी है, उस पे बहुत कम रिस्पॉन्स आता है। और जो मेरी आड़ी टेढ़ी सी कविता है, अभी मैंने एक लिखी थी, अब मुझे कविताएं याद तो नहीं रहती, अब क्या बताएं। कोई बात नहीं। तो वो थोड़ी सी छोटी सी कविता है, उस पे ऐसा गजब रिस्पॉन्स आया जिसका कोई हिसाब नहीं। तो शायद मुझे लगता है कि जहाँ पे बहुत कठिन शब्द हैं हिंदी में, और क्योंकि एक तरह से सब अंग्रेजी दां हो गए हैं, हम्म। और जो महिलाएं हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग है वो तो पढ़ता है, लेकिन जो महिलाएं हैं, वो बहुत सारे उनके शौक बहुत सारे हैं, किटी पार्टी है, अलाना है, फलाना है, और वो एक अलग वर्ग है। तो उस वर्ग के लोग तो पढ़ते ही नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक बात। तो छोटी छोटी चीजें पढ़ी जाती हैं, कई बार नहीं पढ़ी जाती हैं, कई बार मैं तो जो लिखती हूँ वो पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि वो एक सिक्योर हो जाता है, सिक्योर है। इसलिए। जी। अब कोई चाहे ना चाहे, पसंद करे ना ना करे, कई बार क्या होता है कि इतना रैपिड होता है कि वो लोग फेसबुक पे ही देखते हैं कि वो वॉल पे आता ही नहीं, वो निकल जाता है। तो ये सब होता रहता है। ये जो डिजिटल पीरियड आ गया है, जिसमें सोशल मीडिया भी है, हम्म। यूट्यूब है, और भी बहुत सारे माध्यम है, तकनीक ने काफी नजदीक ला दिया है हम लोगों को इससे। हाँ हाँ। भले ही इससे इसके कारण दूरियां भी बढ़ गई हैं लोगों में आपस में, हम्म। कि घर में होते हुए भी दोनों अपने मोबाइल पे, दो लोग अपने हैं अपने तो काम पे मोबाइल लगे। लगे हुए हैं, और पता हम्म। चला जाना आजू बाजू बैठे हुए भी एक दूसरे से दूर हैं। हाँ, आप ये तो आप क्या होता है। समझती हैं कि इस आने वाले डिजिटल युग में साहित्य का क्या रोल रहेगा, क्या भविष्य रहेगा? आने वाले युग में साहित्य, देखिए साहित्य तो जिसको पढ़ना है वही पढ़ेगा, हर कोई तो पढ़ता है। अच्छा, अब किंडल पे आ गया है, तो वो ज्यादा, अब तो पाठन भी शुरू हो गया है इन सब चीजों का। हमेशा से जब हम उसको परसेंटेज निकालें, तो वो परसेंटेज बराबर रहे, तब भी उतनी ही थी, अब भी उतनी ही। जी। अनुपात थोड़ा बहुत 19-20 होता है, जिनको पढ़ना है वो पढ़ते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है वो सुनते हैं। ऑडियोज आ गए हैं इस तरह, लेकिन थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है। लेकिन एक तरह से मैं तो कहूंगी कि ये जो कोरोना काल आया, जी। ये एक बहुत बड़ा चेंज वाला जी। काल था, जिसने लोगों को पढ़ने की ओर प्रेरित किया। हस्बैंड वाइफ हैं या घर में बच्चे हैं, कौन कितनी देर तक बात करेगा, कितना टीवी देखोगे, तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया इस दौर में। ये हुआ है ऐसा, कई फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि हमने बहुत किताबें पढ़ी।
मेरे तो कुछ सामने अभी 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 आई है आपकी किंडल की रिपोर्ट। अच्छा, हमने देखा नहीं अभी। नहीं, आपके पास नहीं आएगी, हमारे सेलर के पास रिपोर्ट आती है। तो अच्छा, क्या आई है बताइए जरा। हमें खुशी है ये देख करके कि जंगल कार्टेज को न सिर्फ प्रिंटेड फॉर्म में खरीदा जा रहा है लोगों द्वारा, बल्कि हम्म। किंडल बुक के रूप में भी परचेज किया गया है। किंडल पे भी। ये बधाई तो हो। आपको बधाई, आपने इतनी सुंदर किताब छापी। बड़ी खुशी हुई जान के। तो मैंने कहा अभी भी देखें। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि किंडल पे भी लोग ले रहे हैं इसको। किंडल पे भी लोग ले रहे हैं, और ममता कालिया की किताब के समकक्ष जा रही है आपकी किताब। अरे वाह, ये तो भाई, ये तो एक तरह से जैसे जिसको कहते हैं ब्लेसिंग है। हम्म और ब्लेसिंग। कालिया जी की किताब थी काली साड़ी, हाँ। नंबर 1 चल रही है और आपकी नंबर 2 चल रही है। अरे वाह, अरे वाह, बधाई आपको इतनी सुंदर किताब छापने के लिए। वैसे लेकिन आप अभी मुझे इन कहानियों पे वो जितने एक काम। इंटरेस्टिंग चीज बता दूं हम्म। कि जंगल कॉटेज अब amazon.in के साथ साथ amazon.com पर भी उपलब्ध है। वाह, वेरी गुड। तो ग्लोबली अवेलेबल है, कहीं भी किंडल में लोग ले सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा जान के। तो इसी क्रम में आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछता हूँ कि लेखन और पेंटिंग के अलावा आपकी और अभिरुचियां क्या हैं? मेरी अभिरुचियां हैं, कभी कभी, रोज नहीं, रोज तो चलता पुर्जा खाना, कभी कभी बहुत अच्छा खाना बनाने का मन करता है और मैं बना। तो जब आप और अच्छा खाना बनाए तो हमें जरूर बुलाइएगा। अरे बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। और गर्मियों में मेरी एक अभिरुचि है, इस साल तो कम किया, अचार बनाना। हाँ, क्योंकि मुझे अचार बहुत पसंद है, वो बहुत अचार। पहले तो 20-25 किलो का बनाती थी, सबको बांटती थी, इस बार जरा कम बनाया है। तो अगली बार एक मर्तमान मेरे लिए भी। अरे जरूर 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 जरूर। बिल्कुल। एडवांस में अभी ऑर्डर। आम का अचार है, आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हमें भी बहुत पसंद है एक्चुअली। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाती हूँ आम का अचार। खूब राई वाई डाल के, उसमें सरसों पीली और ये सब कुछ डाल के। अच्छा, मैं लेके आऊँ। देखिए, मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। अनुस्वार मंच की स्थापना हमने इसलिए की, पहले तो हम्म। अनुस्वार पत्रिका प्रारंभ की, हम्म। फिर हम्म। अनुस्वार ग्रुप व्हाट्सएप पे हम्म। प्रारंभ किया। हम्म। फिर हम्म। मैंने कहा कि लोगों से इंटरेक्शन होना चाहिए और विशिष्ट साहित्यिक गतिविधियां होना चाहिए, इसलिए हमने अनुस्वार मंच की हम्म। स्थापना की, और ये साक्षात्कार और अन्य प्रकार के जो कार्यक्रम हैं जी जी। अनुस्वार मंच पे हो रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी पहल है, तो बहुत अच्छी पहल। हमने ये डिसाइड किया कि साक्षात्कार भी हम उदीयमान लेखकों से, साहित्यकारों से लेंगे। हम्म। भले इस्टेब्लिश्ड या हम्म। प्रतिष्ठित जो साहित्यकार हैं उनके भी उपन्यास आए, ताकि उनसे उदीयमान लेखक ये समझ सकें कि क्या क्या अच्छाइयाँ बुराइयां हैं, क्या क्या गुण गुण विषय हैं। हम्म। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि उस वर्ग से भी हम साक्षात्कार करें जिस वर्ग हम्म। को कोई नहीं अभी समझता कि उनकी उनकी क्षमता है या उनसे कुछ प्राप्त हो सकता है। मेरे विचार से सबसे प्राप्त हो सकता है, और सबके कौन सा वर्ग? मौलिकता है। कौन सा वर्ग है? उदीयमान वर्ग, जो अभी सर्वश्रेष्ठ गिना जाना है जिसको। हाँ हाँ, अच्छा। तो हाँ, नहीं, हाँ, इस क्रम ये, में हाँ, वही तो उनको। हाँ, हाँ। अनुस्वार जो है ना, वो उसका प्रयास ये रहेगा कि उदीयमान जी। लेखकों के साथ में भी साक्षात्कार हो, ताकि उनकी भावाभिव्यक्ति, उनकी हम्म। रचना की कलात्मकता वगैरह पर अच्छा प्रभाव, वो अच्छा डिस्कशन जी। हो सके। तो नहीं, बहुत अच्छा विचार है और बहुत होना चाहिए इस तरह की चीजें। आपने कविता, पेंटिंग और उपन्यास, जी 3 विधाओं में विशेष रूप से काम किया और सफल भी रही हैं आपकी रचनाएं, लोगों ने पसंद की हैं। तो आप जी। उदीयमान लेखकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? उदीयमान लेखकों के लिए मेरा ये संदेश है कि जो भी काम करें, सीरियसली करें। अगर आप कोई रचना कर रहे हैं तो फिर उसको चलता है का काम नहीं चलता है, उसमें आपको अपनी भावनाएं उड़ेलनी होंगी, समय देना होगा, और अगर पहली बार में ठीक नहीं लग रही है तो दूसरी बार रीराइट करनी होगी।
ठीक। क्योंकि ये चीज बहुत पहले से भी और अभी भी आई मेरे पास। कई लोग अपनी किताबें भेज देते हैं या पीडीएफ भेज देते हैं कि इस बताइए इसमें क्या करना क्या नहीं करना। तो थोड़े बहुत ज्यादा तो नहीं, मैं थोड़े बहुत सुझाव देती हूँ और वो मानते भी हैं उस चीज को। जी तो ये चीजें जो है ये तो सब चलती रहती हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा, कुछ कहीं कुछ ये सब तो होता ही रहता है। जी। और पाठकों के लिए की संख्या में और वृद्धि और विकास हो, इस संबंध में आपको क्या लगता है, क्या किया जाना चाहिए प्रकाशकों द्वारा या लेखकों द्वारा? प्रकाशकों द्वारा और लेखकों द्वारा, प्रकाशक भी अपना काम कर रहे हैं, लेखक भी अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि अब तो बिल्कुल बाढ़ आ गई लेखकों की। प्रकाशकों को एक मैंने ये शब्द प्रयोग नहीं किया था, आपने कर दिया। बिल्कुल है ही, बाढ़ आ गई है। मेरे पास एक पीडीएफ आई, कहीं यहाँ नाम मैं भी नहीं लूंगी, हाँ ठीक है। महिला है, उन्होंने भेजी और उन्होंने कहा कि दीदी इसको आप एडिट कर दीजिए। जी मैंने पढ़ना शुरू किया उसको, भैया 10 पेज के बाद मैं उसको पढ़ नहीं पाई। अशुद्ध हिंदी, सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट। अगर आप साहित्य रचना, ये भी देखिए उपन्यास है, कहानियां, ये साहित्य है। ये कोई आजकल का वो नहीं है कि हमने आप डम डम डिगा डिगा कर दिया और हो गया। यू हैव टू राइट। अच्छा, कुछ जगह उनके इतने कठिन शब्द इस्तेमाल में थे कि शायद उन्होंने पर्यायवाची डिक्शनरी में देख देख के करे। क्योंकि मेरी, जहां तक मुझे लगता है और मैं जो लिखती हूँ, मैं जो सोच, अगर मेरे दिमाग में तो कोई कठिन शब्द भी आता है ना किसी उसके लिए, तो मैं उसका सरल सहज शब्द खोजती हूँ। किताब पढ़ना वैसे कि लोग कम पढ़ते हैं, किताब तो ऐसी कि खोली आपने पूरा पन्ना सरसरी निगाह से पढ़ लिया, कहीं अटके नहीं आप। तो कई लोग मेरे से पूछते रहते हैं, पहले तो हम लोगों की इस पे विचार गोष्ठियां हुआ करती थी, लेकिन अब तो सब बंद है 2 साल 1.5 साल से। तो अपना ही अपना है आप सबका। नोएडा में रहती हैं और नोएडा में बड़े सारे लेखक लोग हैं, कवि भी हैं, जी तो क्यों ना एक नोएडा क्लब की स्थापना करें जिसमें कुछ कार्यक्रम बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पहले तो हम लोगों का था एक पोएट्री क्लब और वो बहुत अच्छा चलता था। और हफ्ते में 1 घंटे का रखें या 15 दिन में 1 घंटे का नहीं नहीं, रखें हफ्ते कार्यक्रम। में 1 घंटा नहीं, 15 दिन में एक बार। और वो आप इसका विचार रूप बनाइए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जगह हमारे पास उपलब्ध है। हाँ, वो आपके पास जगह है, जगह की समस्या ही आती है अक्सर। जगह की कोई समस्या नहीं, दिन में कर सकते नहीं, हैं। और होता क्या है कि एक सेंट्रल प्लेस, अब जैसे अभी मुझे बहुत सारे इसी तरह के ग्रुप्स में जोड़ा, पोएट्री क्लब है वाला, अब एक गाजियाबाद बेस्ड है, एक है ग्रेटर नोएडा बेस्ड। एक बार मैं गई भी थी, लेकिन फिर मुझे आने जाने में बहुत तकलीफ हो जाती। हाँ, तो हमारा घर तो एक सड़क पे दूर आपका है। बिल्कुल सेंट्रल जगह है, बहुत अच्छी जगह है, और वहां 15 दिन में एक बार हो सकती है। इसको और लोगों से भी सलाह कर लेते हैं, कई हाँ, लोग चाहते हैं इसकी महीने भर, रूपरेखा जैसे बनी। हम लोगों का था तो वो महीने भर में एक बार चाहते थे लोग। राय ले लीजिए, जैसी राय बने। हाँ, वो किया जा सकता ठीक है ना? है। और कुछ कहना चाहें आप हमारे दर्शकों को, प्रतिभागियों को, लेखकों को? और मैं तो सिर्फ आभार व्यक्त कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने फोन आए, मेरे पास इतने मैसेजेस आए पाठकों के, कि मैं तो अभिभूत हूँ। और जब मैंने बताया कि मैं अब कहानियों की किताब लिख रही हूँ, तो लोगों ने जानना चाहा कि उनके विषय क्या है। जी तो मैंने कहा कि उनके कहा विषय बिल्कुल फर्क है, उसमें एक मुद्दा उठाया हर कहानी। जी। तो लोगों को अच्छा लगा कि हम इंतजार कर रहे हैं आपका। हमने कहा भाई अभी टाइम दीजिए, इतनी जल्दी नहीं होता है। तो बस ऐसे ही चलता है, और तो क्या, बाकी तो सब चल ही रहा है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जंगल, और सबसे अच्छा तो ये लगा कि ममता कालिया जी के साथ थोड़ा सा नीचे में खड़ी हूँ। बहुत बड़ा ये है। ये क्या है? ये मुझे रिपोर्ट है जिसमें दूसरे नंबर पर ममता कालिया है, तीसरी लाइन में आप। हमें तो दिख ही रहा, आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें खींच के। नहीं, इस रिपोर्ट को व्हाट्सएप में कराइए अभी। अच्छा ठीक, ओके ओके।
ठीक है। इसमें ये तो फिर इसका मतलब ये मेरे रिकॉर्डिंग में तो आई गई रवि के और बच्चों के बीच रहेगी फिर ये बात बस। नहीं, आपकी रिकॉर्डिंग में तो आई गई हाँ हाँ, बात, है ना? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, तो बिल्कुल मान गए। इसी के साथ दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला और अपनी रचनाओं पर और अपने विचारों की हमें जानकारी दी। आशा है कि हम लोग मिलते रहेंगे इसी प्रकार। बिल्कुल मिलते रहेंगे, और हम लोग एक 15 दिन या 1 महीने बाद करके वो क्लब की स्थापना करेंगे। जी और जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना सुखद रहा ये इंटरव्यू कि मैं बस बिल्कुल विभोर। चलिए, नमस्कार नमस्कार।